गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास एक नई यूनिट के साथ जो अपनी लास्ट यूनिट रह गई इस पेपर की, यूनिट नंबर 5। 4 यूनिट अब तक कंप्लीट हो चुकी है। जो 5 यूनिट है उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे समतल वक्रों की लंबाइयां या चाप कलन। ये चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत है। ओके, तो यूनिट नंबर 4 थी, उसमें आपको पढ़ना है एक तो आपका बीटा और गामा फलन, और फिर द्विसमाकलन जिसमें द्विसमाकलन का सामान्य रूप था, फिर अर्धूरीय समाकलन में था, और उसका समाकलन का क्रम परिवर्तित करना। इतना मैटर आपको पढ़ना होगा यूनिट 4 के लिए। अब लास्ट यूनिट है अपनी यूनिट 5, ठीक है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे समतल वक्रों की लंबाइयां चाप कलन, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि चापकलन होता क्या है, ठीक है। चापकलन देखिए, सिंपल सी बात ये है चापकलन के लिए, ये कोई आपका समतल है वक्र, और उसमें ये दो बिंदु हैं, बिंदु ए और बी। तो इसके जो बीच की दूरी है, जो चाप है, आपको उसकी लंबाई ज्ञात करनी होती है। इसी को बोलते हैं चाप कलन। अभी ये जो निर्देशांक होंगे वो 2D में होंगे, तो पहला निर्देशांक अक्ष का, दूसरा वाई का, वहां पे भी पहला अक्ष का, दूसरा वाई का। तो जैसे जहां पे ये बिंदु एक निर्देशांक ए बी, तो अक्ष का मान ए, वाई का मान बी, अक्ष का मान सी, वाई का मान डी। यानी अक्ष बराबर ए से आपको कहां तक जाना है, अक्ष बराबर सी है, तो कोई बिंदु है वहां तक जाना है। तो जो चाप की लंबाई होगी वो होगी ए पी, कोई चाप है उसकी आपको लंबाई ज्ञात करनी है। वो ज्ञात होगी किस प्रकार से वो अलग चीज है, लेकिन जो लंबाई ज्ञात करोगे उसको क्या बोलोगे, चाप कलन। ओके, आगे देखिए। तो ये होगा चाप कलन, कोई समतल होगा वक्र, और उसके दो बिंदु के मध्य आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। इसको क्या बोलोगे, चाप कलन, ठीक है। तो ये तो इसका थोड़ा सा मतलब हो गया कि भाई चाप कलन होता क्या है। अब लोग चाप की लंबाई को ज्ञात कैसे करेंगे उनको देखते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए और इसको ऐसे कैसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, अपन ज्ञात करते हैं ये वक्रों की लंबाइयां कि इनका मान होता क्या है। तो जो यहाँ पे अपन मान ज्ञात करेंगे, ये आपको अवकलन करने से मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। अब वो होंगे कहाँ पे, होंगे किस तरीके से, वो देखिए। उनका एक सरलतम तरीका है, ये देखो कोई समकोण त्रिभुज है दो,
ये आपको दोनों ध्यान में रखने होंगे। अगर ये दोनों अच्छे से ध्यान में होंगे आपके, तो हम ये जितने भी मान हैं उनको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो टेन साई ये इसका मान होता है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। ये dy होगा आपका लंब, ठीक है। तो टेन होता है वो क्या होता है, वो होता है लंब बट्टे आधार। तो ये होता है लंब dy, ये आधार dx, और ये इसके चाप है s, उसका अवकलन है, अवकल गुणांक है ds। इसी प्रकार से ये तो ds रहेगा, ये धुरी निर्देशांकों में r d थीटा और ये dr। तो यहाँ पे भी ये इसका लंब हो जाएगा r d थीटा और ये इसका आधार dr। तो ये दो संबंध है अपने, ये भी चैप्टर नंबर 3 से है। टेन फाई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स और ये टेन साई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स और टेन फाई इज इक्वल टू r d थीटा बाई dr। इन दोनों की सहायता से हम जो यहाँ पे ये अपनी लंबाइयाँ हैं इनको ज्ञात करते हैं। ओके, देखिए आइए शुरू करते हैं। पहला है जो आपका है तो वो क्या हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में हो। तो एफ एक्स का मतलब देखो आप समझते हो, एफ एक्स का मतलब है कि इसका मान होगा एक्स के पदों में। सिंपल सी बात ये है। ओके, तो आप पहचान लेना। देखो इसको तो आपको पहचानना ही होगा कि जो दिया गया समीकरण है वो आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में है या नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मान क्या होगा, तो देखो कोई दो बिंदु होंगे, एक बिंदु लिया है मैंने ए, एक बिंदु लिया है पी, उन तक के जो चाप की लंबाई है वो क्या हो, एस हो। तो जैसे अभी अपन ने बनाया था बिंदु ए से पी, उनके बीच की दूरी क्या हो, जो चाप की लंबाई वो क्या हो, एस हो। तो मान क्या आएगा देखिए, जो ऊपर वाला त्रिभुज है उससे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ds का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देख लीजिए आप, ये कर्ण, ये लंब है और ये आधार। हो गया इतना। तो देखिए आपको इसके बाद करना क्या है, ds बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से कितना होगा, यहाँ से देखो इसमें आ जाएगा, ये हट जाएगा, इसमें आ जाएगा dx। तो मान क्या बचेगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ds बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ds बाई डी एक्स का मान यहाँ से कितना मिलेगा, अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसी को आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा आप इनको दोनों को डायग्रामों को याद रखना। अभी नीचे वाला भी काम में आएगा, ये धुरी निर्देशांकों के लिए है, ठीक है। इनकी सहायता से ये अपने सारे मान आ जाएंगे चाप की लंबाई के, चाहे आपका जो समीकरण है वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। ओके, तो आप इन दोनों डायग्राम को बनाइए साथ में। ये दोनों मान, जहाँ पे टेन साई का मान क्या होता है dy बाई डी एक्स, टेन फाई का मान r d थीटा बाई डी आर। r d थीटा ये होगा, dr ये होगा, ds ये, फाई ये कोण, ये कोण साई, dx dy dx। ठीक है, ये सारा मैटर अवकलन गणित है, उसका चैप्टर नंबर 3 में आपको विस्तार से मिल जाएगा अगर आप इसको देखना चाहो तो। नहीं तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ से याद रख लेना। ओके, शुरू करो आप इसको।
इनको अलग अलग कर देंगे तो ये ds एक तरफ रह जाएगा, ये dx उधर चला जाएगा अनुसार पृथक्करण विधि से। अब इसका समाकलन करेंगे, ds का समाकलन s हो जाएगा, ये s का मान हो जाएगा समाकलन a से b अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर dx। इधर इसका समाकलन चिन्ह लगाया, इधर समाकलन किया हो गया। ये a और b क्या देखो, a और b है, ये अक्ष के ही मान है। अब मान कहाँ पे है, ये कोई दो बिंदु है, जैसे अभी अपने लिए थे a और b, तो जो बिंदु a है उस पर आप समझ सकते हो अक्ष का मान a है, बिंदु b है उस पर b। कारण कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं, उनपे ये क्या है, अक्ष के मान है, जब अक्ष के सापेक्ष हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जहाँ ए और बी क्या है, ये कोई दो बिंदु हैं ए और बी, उन पर क्या है, अक्ष की कोटियां हैं, अक्ष की सीमाएं आप समझ सकते हो। ये कोई दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु किसके हैं, ये हैं आपके दिए गए वक्र के। ओके, आप इसके बाद इसको इतना और लिख लो। तो ये पहला पॉइंट आ गया, जब आपका समीकरण दिया गया और किस रूप में, y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में दिया गया। ठीक है, कंप्लीट कीजिए इसे। दूसरा क्या, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अक्ष इक्वल टू एफ वाई, मतलब अक्ष का मान है y के पदों में, तब चाप की लंबाई क्या होगी। देखिए थोड़ा सा अंतर आ जाएगा यहाँ पे, जो आपका ये समीकरण है तो फिक्स रहेगा ऊपर वाले डायग्राम से, ds का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर। अब की बार यहाँ से मान ज्ञात करेंगे किसका, ds बाई dy का होल स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। तो ds बाई dy का मान क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना है और इसको अच्छे से समझना भी होगा कि कहाँ पे कौन सा मान परिवर्तित होगा। अब यदि इसका समाकलन करो तो देखो ds का समाकलन तो s हो जाएगा, यहाँ पे कोई लिमिट आ जाएगी c से d 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर। अब के बाद यहाँ पे क्या देगा साथ में dy, इसका मतलब ये मान होंगे किसके होंगे, ये होंगे y के, y इज इक्वल टू c से y इज इक्वल टू d। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा इनमें परिवर्तन करना। ठीक है, लिख लीजिए इसको।
अब आपकी बार जो चेंज है वो क्या है कि अक्ष और वाई है उनका मान है किसी प्राचल टी के पदों में। अक्ष का मान भी टी के पदों में है, वाई का मान भी टी के पदों में है, मतलब अक्ष और वाई है उनके लिए कोई तीसरा यहाँ पे अगर डिफाइन हुआ है जिसको प्राचल अपन ने बोला है टी। तो देखिए क्या परिवर्तन होगा इसमें। ये अपना फिक्स रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब टी है तो ये टी के साथ फिक्स हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। डी एस बाई डी टी का होल स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकल गुणांक लिए। ओके, डी एक्स बाई डी टी का मान क्या हो जाएगा, ध्यान से लिखना, दोनों तरफ लोगे वर्गमूल, दोनों में अप्लाई हो गए। डी एक्स बाई डी टी का मान अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। अब यदि इसका समाकलन करते हो तो ये एस हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। आपके पास किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिमिट भी किसकी आ जाएगी, टी टी, टी वन से टी टू। कोई दो बिंदु हो सकते हैं ए और बी, उन पे जो मान है टी के वो क्या है, टी वन और टी टू है। ये हो जाएगा आपका एस का मान जब अक्ष और वाई है उनका मान किसी प्राचल टी के रूप में दिया गया। ओके, सिंपल सिंपल है, समझ में आपके आ रहे होंगे, नोट कर लीजिए। चार नंबर आपका ध्रुवीय रूप r इज इक्वल टू एफ थीटा के लिए है। तो एफ थीटा का मतलब समझ रहे हो, r का मान है वो थीटा के पदों में, जहाँ पे r और थीटा को बोलते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। तो इसमें काम में आएगा आपका नीचे वाला डायग्राम, देखिए। तो ये वही हो जाएगा कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ds का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r d थीटा का होल स्क्वायर प्लस dr का होल स्क्वायर। ये r स्क्वायर इनटू d थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए f थीटा है तो इसका थीटा के सापेक्ष कर दीजिए। तो ds बाई डी थीटा का मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर का मान, यहाँ से r स्क्वायर ये कैंसिल, इसमें आ जाएगा dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ds बाई डी थीटा उसका मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। इसका समाकलन करोगे तो ds का s हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष होगा अल्फा से बीटा, जहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, ये कोई बिंदु है आपके ए और बी, वहां पे उनके क्या हो जाएंगे, कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका फलन का मान, और ये साथ में इधर आ जाएगा आपका डी थीटा, और ये है इसका मान, जहाँ
जहाँ बिंदु ए व बी के सदिश कोण क्या है, अल्फा व बीटा। तो ये लिमिट हो जाएगी इसकी थीटा की अल्फा से बीटा। तो ये मान हो जाएगा इसका, जब आपका फोर का मान कैसा हो, आर इज इक्वल टू एफ थीटा के रूप में हो। अब बात करें किसके लिए, थीटा इज इक्वल टू एफ आर के लिए हो, तो आर के सापेक्ष हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना है, नोट कीजिए। इस बार आपका जो होगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू एफ आर के रूप में। ये डी एस का होल स्क्वायर का मान हो जाएगा नीचे वाले से, आर स्क्वायर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर का होल स्क्वायर। अब की बार आपके साथ मिक्स कर देंगे। ये मान आ जाएगा, डी एस बाई डी आर का मान अंडर रूट वन प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर। समाकलन करोगे एस ये आपका फलन अंडर रूट वन प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर। आर की लिमिट आ जाएगी तो उसको लिख देते हैं आर वन से आर टू। तो जो आपके कोई भी दो बिंदु है वो करके ए और बी, वहां पे जो आर यानी दूरी का मान है वो क्या है, आर वन से आर टू। ओके, तो ये आपका पांचवा रूट था, थीटा इज इक्वल टू एफ आर के रूप में। लिखिए इसे। लास्ट आपका एक प्रतीक रूप होता है P इज इक्वल टू एफ आर। आर आप जानते हो P है वो आपके कोई लंब की लंबाई होती है, जो भी आपका मूल बिंदु होता है जिसको ध्रुव बोलते हैं, उससे जो आपका होता है वक्र उस पर डाली गई लंब की लंबाई, तो वो ली जाती है आपकी स्मॉल P इज इक्वल टू एफ आर के लिए। तो इसका मान क्या होगा देखते हैं, ये इसका मान होगा। एफ आर है आर के सापेक्ष, तो लिमिट भी आर की आर वन से आर टू। तो चाप की लंबाई होगी ए बी, वो होगी एस, उसका मान समाकलन आर वन से आर टू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डी आर। ये कब है, ये जब आपका समीकरण दिया गया होगा प्रतीक रूप में स्मॉल पी और आर में दिया गया। ये थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो ये आपकी कुल जो चाप की लंबाइयाँ थी उसके अंदर जितने भी प्रकार थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, चाहे वो y इज इक्वल टू एफ एक्स हो, अक्ष इज इक्वल टू एफ एक्स वाई हो, अक्ष और y है उनका मान किसी प्राचल t के पदों में हो, r का मान है वो थीटा के पदों में, r इज इक्वल टू एफ थीटा या थीटा इज इक्वल टू एफ आर। ठीक है, और इसके अलावा ये आपका प्रतीक समीकरण p इज इक्वल टू एफ आर के लिए। तो ये आपके कुल मान है जिनको आपको ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल और क्वेश्चन करनी है। ओके, इसको और लिखिए, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अपना पहला क्वेश्चन चाप की लंबाई पर आधारित।
ध्यान से समझिएगा कि परवलय अक्ष स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के शीर्ष से लेकर नाभि लंब के एक सिरे तक चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो चाप की लंबाई वो अलग चीज है, लेकिन अगर परवलय की बात करें, उसके शीर्ष की बात करें, उसके नाभि लंब की बात करें और जो नाभि लंब होता है उसके निर्देशांकों की बात करें, तो ये सारा आपका आया हुआ है। ये आपका बेसिक है, ये आपके 11th क्लास में आ चुका है। परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त, तो उन चीजों का आपको देखो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, उसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। ये परवलय कहाँ पे बनते हैं, उनके समीकरण क्या होते हैं, उसका जो शीर्ष होता है वो क्या होता है, नाभि लंब क्या होता है, अर्धनाभि लंब क्या होता है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उनके बगैर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बगैर क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे नई चीज है, लेकिन उसमें आपकी पुरानी चीज भी काम में आ रही है और वो आपको पता होगी तब भी ये क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। परवलय के बारे में जितनी भी जानकारी है, और परवलय क्यों, अति परवलय, दीर्घवृत्त, ठीक है, जितनी भी कंडीशन है आप उनको सबको अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए पहली बात तो ये कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का डायग्राम है वो कहाँ पे बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये इस तरीके से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बिंदु O है इसको बोलते हैं मूल बिंदु, और इसी को बोलोगे आप जो परवलय है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इसका शीर्ष। ये आपका परवलय का समीकरण। ये इसका नाभि लंब, O है उसके निर्देशांक 0 0। एल एम क्या है, ये जो आपका परवलय दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इसका क्या है, नाभि लंब। इसको क्या बोलते हैं, नाभि लंब। ये जो यहाँ से गुजर रहा है बिंदु ए, इसको क्या बोलते हैं, परवलय की नाभि। ठीक है, तो नाभि से गुजरने वाली जो इसके लंबवत रेखा होती है उसको बोलते हैं कि इसका नाभि लंब। तो एल एम हो जाएगा इस परवलय का नाभि लंब, ए को बोलते हैं नाभि। ओके, ये आपने पढ़ा होगा। अब देखो क्या कह रहा है कि शीर्ष से लेकर, तो मतलब ओ से लेकर क्या कह रहा है कि नाभि लंब के एक सिरे तक। और वो सिरा चाहे तो आप एम ले लो चाहे एल ले लो, इनमें से कोई आपको एक सिरा लेना है। सिरे तक चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको या तो चाप ओ एल की लंबाई ज्ञात करनी होगी या फिर चाप ओ एम की लंबाई ज्ञात करनी होगी। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज जब वो अच्छे समझ में आनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखो यदि आपको इसमें जो आपका नाभि लंब है, शीर्ष है, उनका ही नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अपने को देखो ज्ञात करना है यहाँ पे जो चाप ओ एल है इसकी लंबाई। तो जो ओ है इसके निर्देशांक तो हम ज्ञात तो पता है जो, अब जो एल है इसके निर्देशांक अपने को पता होने चाहिए। तो एल के अगर बात करें अपन निर्देशांक की, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे कोई मान होगा और यहाँ पे कोई मान होगा। तो यहाँ पे कौन सा मान होगा, देखिए
ये आपका परवलय का समीकरण x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब यदि अपन इसकी बात करें बिंदु L की, तो पहला मान x का होगा, दूसरा मान y का होगा। मतलब आपको यहाँ से कोई ना कोई ऐसा मान अप्लाई करना पड़ेगा इसके निर्देशांकों के रूप में, ताकि समीकरण क्या रहे, संतुष्ट। क्योंकि बिंदु L है वो कहाँ पे स्थित है, बिंदु L है वो परवलय पे स्थित है। इसका मतलब जो L के निर्देशांक होंगे वो परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखो मान है 4a, यहाँ पे आपको अक्स का कुछ ऐसा मान रखना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो देखो a तो इसमें है, यहाँ पे अगर a रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब a क्या आ जाएगा, तो y के मान में, तो एक तो a हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। 4 इसके मान में यदि a रखते हो तो a स्क्वायर हो गया। अब 4 भी होना चाहिए, देखो तो 4 के लिए क्या करें, यहाँ पे कितना रखें, ये 2 रखते हैं, 2 a का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 4a और जो y उसका मान a, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। x का मान 2a, y का मान a। एल के निशान क्या हो जाएंगे, 2a a, जो दूसरा निर्देशांक है किसका, y का। इसका मतलब जो बिंदु a है इसके निर्देशांक 0a, इसके निशान 0a, ये आपके y एक्स, x का मान 0, यहाँ पे जो मान है y का वो कितना है a। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास ना दो तरीके हैं, आप इसको या तो x इज इक्वल टू एफ वाई के रूप में समझ लीजिए, या इसको आप y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में समझ लीजिए। दोनों की चाप की लंबाई का फॉर्मूला अपने पास है, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रहे y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में अप्लाई कर रहे हो तो जो आपको मान ज्ञात करने होंगे, यानी जो समाकलन होगा वो x के सापेक्ष होगा। ध्यान से देखिए आप, ठीक है, यानी आपको मान चाहिए x की, तो x बराबर 0 से x बराबर 2a। और यदि आप इसी से ज्ञात करते हो x इज इक्वल टू एफ वाई से, तो समाकलन होगा y के सापेक्ष, यानी जो लिमिट ज्ञात करेंगे वो y की ज्ञात करेंगे, y बराबर 0 से y बराबर a। ठीक है, दो ऑप्शन है, किसी से भी कर सकते हैं। तो देखिए आगे, ये थोड़ी सी लैंग्वेज हो जाएगी इसकी। यहाँ ओ क्या है, जो परवलय है उसका शीर्ष है, एल एम क्या है उसका नाभिलंब है, इसका एक सिरा एन यहाँ पे लेते हैं, तो अपने आपको जो चाप की लंबाई ज्ञात करने में कौन सा हो जाएगी, वो एल हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास ना दोनों के लिमिट है, x बराबर 0 से x बराबर 2a, और ये y बराबर 0 से y बराबर a। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, डायग्राम बनाइए, लैंग्वेज समझिए अच्छे से, और फिर इसकी थ्योरी अप्लाई कीजिए।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a को क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। देखिए ये अब अपना फलन हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में, यहाँ से ये फलन हो जाएगा x इज इक्वल टू एफ आई के रूप में। अब हमने इसी को क्यों चुना, देखो यहाँ से x का मान यदि आप ज्ञात करोगे तो वो आएगा 2 अंडर रूट ए वाई, ठीक है। और फिर यदि उसका आउटलाइन करोगे थोड़ा सा उसका प्रोसेस है वो लेंथ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से जो प्रोसेस है वो आसान रहेगी, इसीलिए इसको अप्लाई किया। देखिए आप, तो ये अपना जो मान आ गया, ये आ गया y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में, और जो x की लिमिट है वो अपने पास है 0 से 2a, तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, देखिए ये भी चाप a सॉरी ओ एल की लंबाई क्या हो, s हो, s का मान क्या होगा, देखो ये मान आपको पता होना चाहिए। और ये मान कहाँ से पता होगा, पहली कंडीशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसमें आप देख लीजिए s का मान क्या है, ये जो लिमिट है ये x की होगी कोई दो बिंदु के मध्य, तो यहाँ पे जो बिंदु है वो क्या है, बिंदु O है और L है। O पर x बराबर 0 है, L पर x बराबर 2a है। ये मान होता है अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर साथ में dx। अब dy बाई dx है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो ये अपना मान है y का, यहाँ से भी इसका x के सापेक्ष करोगे तो ये तो कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x अपॉन 4a, ये मान आ जाएगा x अपॉन 2a, ठीक है। एकदम सिंपल सा मान है, देखिए अप्लाई करते हैं। समाकलन 0 से 2a समाकलन 1 प्लस ये हो जाएगा x प्लस 2a का होल स्क्वायर dx। अब इसको हल करना है और आपको इसका समाकलन करना है। देखो इसका स्क्वायर का विस्तार करते हो आप तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2a कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर आ जाएगा। तो अपने पास मान बचेगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a समाकलन 0 से 2a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर dx। अब इसका समाकलन का फॉर्मूला होता है, जब डायरेक्ट 12th क्लास में आपके है वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये है वो फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि इसमें चेंज है, तो चेंज है देखो इसमें, यहाँ पे a है उसकी जगह 2a है, वो 2a का होल स्क्वायर है तो a की जगह क्या हो जाएगा 2a। तो उस मान को पहचानना जरूरी है, क्या होता है मान, ये मान होता है x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन ए प्लस c, या पहले वाले तो सेम आ जाएगा x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में कोई समाकलन करते हैं तो आता है कांस्टेंट। तो ये कुल दो मान होते हैं इसके,
उम्मीद करते हैं कि आपके ये दोनों कटे हुए हैं, ठीक है। तो केवल अपने को ए है उसकी जगह रिप्लेस करना है, 2a समाकलन हो जाएगा, इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, करो इसको। इसका समाकलन हो जाएगा और इसके लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से 2a, x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, थोड़ा सा परिवर्तन करना है, प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर बाई 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर का अंडर रूट, पूरे पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से 2a। आगे देखिए, देखिए एक बार रखेंगे ऊपर वाली लिमिट और फिर रखेंगे नीचे वाली लिमिट। एक्स के सापेक्ष है तो एक्स की जगह 2a, जहां जहां पे एक्स अभी ये नीचे वाली लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x की जगह 0, ये पूरा पर 0, लेकिन यहाँ पे x की जगह 0 रखें तो पूरा पर 0 नहीं होगा, ये माइनस -2a स्क्वायर log ये हो जाएगा 0 प्लस अंडर रूट ए 0 प्लस 4a स्क्वायर, तो केवल log के अंदर मान बचेगा अंडर रूट 4a स्क्वायर। ओके, इसको हल कर लेते हैं। देखिए ये a बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर 2a स्क्वायर log 2a, ये भी 8a स्क्वायर और ये log अंडर रूट से बाहर आएगा 4a स्क्वायर, तो 2a। ओके, इसको क्या लिख सकते हो, जो 8 है उसको 2 अंडर रूट 2 और a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा a 2a स्क्वायर log 2a, ये भी सेम 2 अंडर रूट 2 a, ये एक बार ऐसे -2a स्क्वायर log 2a। ओके, अब देखिए अगर इस पद की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर कॉमन, ये बचेगा log n माइनस log n यानी log m अपॉन n। ओके, थोड़ा सा और है, करते हैं इसको, उतारो आप यहाँ तक।
ये हो जाएगा 2 √ 2 ए स्क्वायर, यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, log m माइनस log m अपॉन n, ओके। यहां से ऊपर से कॉमन आ जाएगा 2a, क्या बच जाएगा 1 प्लस √2 बार 2a अपॉन 2a, ये पूरा मान है log के साथ, 2a से 2a कैंसिल, तो ये 2a इसका अंदर भाग है तो यहाँ से बचेगा 2 कैंसिल, एक और बच जाएगा √2a प्लस यहाँ से भी प्लस a log 1 प्लस √2, या जो s का मान आएगा वो क्या जाएगा a कॉमन √2 प्लस log के साथ 1 प्लस √2 बाहर a, ये आपके चाप की लंबाई। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, चाहे x के सापेक्ष कीजिए चाहे y के सापेक्ष, आप इसको y के सापेक्ष में करके देख सकते हो, मान यही प्राप्त होने वाला है। ओके, तो ये आज अपने जो 5 यूनिट है उसका प्रारंभ था। ओके, थोड़ा सा आप इसका बेसिक समझ लीजिए, एक बार जो चीजें हैं उनको आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई, आर इज इक्वल टू एफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू एफ आर, जो पदिक समीकरण है प्राचल टी के रूप में, उन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेना और इस एग्जाम्पल को अच्छे से कर लेना। ओके, क्योंकि बेसिक है, कोई भी चीज हो उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं हो पाता है। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।